जी, तो जिस तरह से आज मीटिंग खत्म हुई है उसमें क्या फैसला लिया गया है, अब आगे क्या प्लान है? 2 दिन की जो ये बैठक थी, ये 19 प्रदेशों के प्रतिनिधियों की बैठक थी। इस बैठक में 300 से ज्यादा प्रतिनिधि आए हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भिन्न भिन्न संगठन के प्रतिनिधि थे। 80 से ज्यादा संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया है। तो उन सबकी सहमति से, सभी संगठन के प्रतिनिधियों की आम सहमति से एक कार्य योजना बनी है कि हम सब लोग मिलकर के एक संघ का निर्माण करें, जिसका नाम दिया है बुद्धिस्ट समन्वय संघ। इस संघ की जो सबसे खूबसूरती है वो ये है कि इस संघ में चारों संघ शामिल हैं। भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। चारों संघ मिलकर के बाबा साहब की बौद्धमय भारत की परिसंकल्पना के लिए काम करेंगे। इस संघ का कोई अध्यक्ष नहीं है। भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ अपने धर्म और विनय के अनुसार काम करेगा। उपासक उपासिका संघ बनाए हुए नियमों के अनुसार काम करेगा। कोई भी निर्णय जब उपासक उपासिका संघ लेगा तो भिक्षु भिक्षुणी संघ की सहमति से होगा। जब कभी बैठक होंगी तो जिस जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी वो विशेष लोग ही उस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे और उस जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। बाकी सभी लोग अलग अलग विषय पर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। ये पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत काम किया गया है। भिक्षु संघ का भी कोई संघ नायक नहीं होगा। जब कभी भिक्षु भिक्षुणी संघ की बैठक होगी तो धर्म और विनय के अनुसार जो सबसे वरिष्ठ है उसको उस समय के लिए संघ नायक की भूमिका में काम करने के लिए अनुरोध किया जाएगा और बैठक खत्म होने के बाद सभी अपने स्थान पर चले जाएंगे। तो ये जो प्रयास है, 68 वर्ष के बाद, बाबा साहब की दीक्षा के 68 वर्ष के बाद इतने बड़े पैमाने पर यह पहला प्रयास है जब चारों परिषद मिलकर के, चारों संघ मिलकर के एक दिशा में काम करने का निर्णय लिया है। और सबसे खूबसूरती की बात यह भी है, ये सारे फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं। किसी विषय में कोई किसी की असहमति नहीं बनी, किसी विषय में किसी का कोई बहुत बड़ा मतभेद नहीं था। विषय रखा, अपनी बातें रखी और आम सहमति के साथ एक प्रस्ताव पास हो गया। तो मैं कह सकता हूं आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बिनाचार्य जी जेल में है, उन लोग उनको रिहाई के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए, जमानत के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जी जी, कुछ चर्चा हुई थी? मीटिंग में चर्चा ही नहीं हुई बल्कि कार्य योजना बनी है। आज 4 बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा करने निर्णय हुए हैं। पहला निर्णय यह है, बनते विनयाचार्य जो इस समय गया की जेल में बंद हैं, सबसे पहले उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए एडवोकेट भानु प्रताप जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इस बुद्धिस्ट समन्वय संघ के और लीगल एडवाइजर टीम के मेंबर हैं, उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के एक वकीलों का दल वहां जाएगा और पूरी प्रक्रिया को अपने हाथ में लेकर के काम करेगा। तो ये प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया गया है। दूसरा निर्णय ये हुआ कि जो बोध गया मुक्ति आंदोलन है वो किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। उसको तेज गति से चलाने के लिए हर प्रदेश में काम की योजना बनाई है। मैं एक ही जगह की योजना बता रहा हूं। जुलाई के महीने में बहुत बड़ा वहां एक विशाल सम्मेलन किया जाएगा जिसमें पूरे बिहार की जनता की भागीदारी होगी और इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी बिहार प्रदेश के लोगों को ही सौंप दी गई है। अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले बिहार के सभी प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी गई है और मुझे उम्मीद है पहली बार बिहार का एक कार्यक्रम होगा जिसमें बिहार की ही जनता की भागीदारी होगी और निश्चित रूप से
ये प्रयास बिहार सरकार को बाध्य करेगा हमारी बात को सुनने के लिए। मंत्री जी, जो कमेटी बनी है समन्वय समिति, ये राष्ट्रीय स्तर पे ही जो फैसले पारित करेगी या स्टेट, जिला या विधानसभा में भी आएगी? देखिए, अभी शुरुआत है, तो शुरुआत हमने राष्ट्र से की है। जहां जहां के प्रतिनिधि हमारे पास आए, मैं नहीं कह सकता कि पूरे देश के प्रतिनिधि हैं। जैसे महाराष्ट्र से 5-4 जिलों के लोग होंगे, 7 के होंगे, तो वहां के लोग फिर प्रदेश स्तर पे भी काम करेंगे। प्रदेश स्तर में जो जिला में जाएंगे तो आगे भी जाएंगे। हर प्रदेश में गांव लेवल तक जाने की योजना है, लेकिन इस पर अभी बात करना जल्दबाजी होगा। मंत्री जी, क्या आकाश लामा जी क्यों नहीं आए? क्या आप लोगों ने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया था इधर आने के लिए? क्या कारण रहा? उन्होंने तो खुद इसकी घोषणा की। हाँ, आपका प्रश्न भी है, उत्तर भी आपने दे दिया। हमने तो उनकी घोषणा पर अमल किया है। 13 मई को बोध गया में जो बैठक हुई थी, उसमें जो घोषणा हुई थी कि दिल्ली में 5 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए, और जहां गवर्नर ने पूजा की है बौद्ध विहार में आकर के, उसके विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, सरकार को आगाह किया जाएगा कि ये घिनौनी हरकत की है। तो वो काम की घोषणा हुई। साथ में ये भी था कि 6, 7 और 8 तारीख को 3 दिन के लिए एक बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय लेवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। तो चूंकि उन्होंने घोषणा की थी, इस घोषणा में हम सबकी सहमति थी, तो सबकी सहमति थी, तो वो आए या ना आए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी सहमति से प्रस्ताव पास हुआ था। घोषणा भले उन्होंने की थी, अब वो नहीं आए, उसका जवाब तो वही देंगे। हमने अपना काम पूरा कर लिया, ये हमारा जवाब है। तो सर, बोध गया में कब से आंदोलन शुरू होगा? ये आंदोलन सारा बोध गया के लिए ही है, जरूरी नहीं कि बोध गया में जाके किया जाए। हम पूरे देश को आंदोलित करने के लिए काम कर रहे हैं। पूरे देश की आवाज उठेगी तब सरकार दबाव में आएगी। बोध गया में 4 लोग बिठा करके हम आंदोलन को आंदोलन नहीं कर सकते। वो धरना है और ये आंदोलन है। और मैं बताना चाहता हूं, आंदोलन चलते रहने का नाम है, और धरना बैठ जाना और बैठ करके उठ जाना, उठ करके फिर बैठ जाने का नाम है। तो सर, अभी कोई फंडे डिसाइड किया गया है कि किस जगह धरना जो है शुरू किया जाए? देखिए, हम धरना शुरू करेंगे नहीं करेंगे ये बात नहीं है। हम इस देश के प्रत्येक प्रदेश की राजधानी में बड़े कार्यक्रम करेंगे, प्रत्येक जिले में छोटे कार्यक्रम करेंगे, जन जागरण का अभियान शुरू करेंगे, और लाखों लोगों के साथ हम एक एक व्यक्ति को बताएंगे कि महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, इन्हें मिलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, पहला कार्यक्रम पटना में होगा जुलाई के महीने में। हम इंतजार कर रहे हैं, तारीख पता लग जाए कि वहां का विधानसभा सत्र कब शुरू होगा, उसी को देख करके हम ये घोषणा करेंगे। उसके साथ साथ नागपुर में एक बड़े कार्यक्रम की योजना है। बनते विनयचार्य के जेल से बाहर आते ही नागपुर के कार्यक्रम की तारीख हम तय कर देंगे। और उसके बाद अगस्त के महीने में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। और ये सारे कार्यक्रम महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए किए जाएंगे। इसके साथ साथ समय के साथ साथ जो भी योजना बनेगी हम उस पर फिर दोबारा कभी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल ये मुद्दे हैं। और एक मुद्दा ये भी है कि जो पार्लियामेंट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगी थी, जिसको हटा दिया गया था, उसको पुनः वहीं पर लगवाने के लिए इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये भी प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया गया है। एक लंबे समय आपने बोध गया मुक्ति आंदोलन वहां पर रहकर समर्थन किया था। वर्तमान में जो नेतृत्व करता है धरना स्थल के, उन पर सवाल या निशान कुछ उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं, क्या कहना है उस पर आपका? सवाल बताओ। उन पर सवाल उठे तो जवाब वही देंगे। नहीं, आपका पर्सनल अनुभव क्या कह रहा है? आप वहां पर गए, क्या आकाश लामा की टीम मेरा पर्सनल अपने सामने आना देना चाहती है? मेरा पर्सनल अनुभव है जी, कि मैंने जिंदगी में पहला गलत कदम उठाया जी, कि एक व्यक्ति को जानता नहीं था और विश्वास करके वहां चला गया, और विश्वास की कीमत के रूप में मुझे बहुत कुछ गंवाना पड़ा। फिर भी मैं कहता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। अगर वो ऐसा ना करते तो हमें पूरे राष्ट्रीय लेवल पर सभी लोगों को इकट्ठा करके एक इतने बड़े संघ का निर्माण करने का अवसर नहीं मिलता। तो मैं तो उन्हीं को साधुवाद देता हूं। जब ठोकर लगती है तो आदमी समझ जाता है। क्या मंशा इस पूरे प्रकरण के पीछे उनकी बनते प्रज्ञाशील की आपको नजर आती है? देखिए, मैं फिर कहूंगा
उनका जिक्र क्यों कर रहे हो जी जिनका कोई अस्तित्व नहीं है? जी नहीं, समाज को तो बताना पड़ेगा ना बंटी जी। वो आप बताइए, वो आप बताइए, मेरे से सिर्फ ये पूछे बनते जी आप क्या करेंगे? बंटी जी आप क्या करेंगे बताइए। समन्वय संघ भी है, अभी आंदोलन चलेगा, और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम उनका भी आंदोलन चालू है। ऐसे में दो जगह पर यदि आंदोलन जाएंगे तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? गुटबाजी तो दिखेंगे नहीं दिखेगी, वहां सिर्फ एक ही चीज दिखेगी, सिर्फ आंदोलन दिखेगा। वो तो अपने अस्तित्व का अंतिम प्रयास कर रहे हैं और हम कामना करते हैं कि उनका अस्तित्व बना रहे। और मैं तो महाकारुणिक बुद्ध से भी कामना करता हूं, जो बौद्ध भिक्षु भ्रमित हो गए थे, जो बौद्ध भिक्षु भटक गए थे, तथागत उनको भी चेतना दे, उनको भी चेतना जागृत करे, ताकि वो जो गलत काम कर रहे थे उससे दूर हट जाएं और हम सब लोग उनको भी सम्मान के साथ देख सकें। मीडिया का आरोप लग रहा है कि आपने दो फाड़ इसलिए हुई कि कहीं ना कहीं चंदे का धंधा चल रहा था और आपके हिस्से में कुछ नहीं आया, इसलिए आप अलग हो गए। देखिए चंदा आप पूछिए, देने वालों को पता वो किसको दे के आ रहे थे, और लेने वालों को पता कि ले रहे थे, खर्च करने वालों को पता है वो खर्च कर रहे थे। भंते राहुल ना देने वालों में थे, ना लेने वालों में थे, ना खर्च करने वालों में थे। हाँ, जाने से पहले हमने दिया, जाने के बाद भी दिया, और अपने जानकारों को भी कहा कि आप भी जमा करो। जहां तक बात यह है, मेरा तो छोड़िए, उस धरने पर बैठने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने कभी पैसा लेकर के खर्च किया हो। हम सब लोग अपना ही खर्च कर रहे थे, अपने खर्च से गए थे, अपने खर्च से आए हैं। आरोप तो इसलिए लगाया गया, हम क्योंकि जम करके बैठ गए थे। अगर हम जमे रहते तो उठते कैसे? उनको उठना था, इसलिए हमें उठाना था, हम उठ नहीं सके, इसलिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा। और पुलिस का सहारा लेने के लिए कुछ सच और झूठ को तो जोड़ना ही पड़ता है। आप निरंतर वहां बैठे थे, तो आपने कभी भी जो चंदा आ रहा था उसका उस पर पारदर्शिता दिखाने के लिए साथ वालों को नहीं कहा? मेरी नजर तो महाबोधि महाविहार के बीटी एक्ट पर थी। मुझे चंदे से कुछ लेना नहीं था, लोगों को खाना समय पे मिल जाए इसके लिए मैं काम भी करता था। लेकिन पैसा क्या आ रहा है क्या जा रहा है हमें पहले से पता था, और उनकी मंशा पहले स्पष्ट थी। लेकिन हम क्योंकि पैसे को देख करके आंदोलन को भ्रमित नहीं कर सकते थे। पैसा कोई आज भी इश्यू नहीं है। ये संघ बना, इसने एक बार भी नहीं कहा कि उनको कहा जाए कि पैसा हिसाब दो। हिसाब लेना हमारा काम नहीं है, जब भी नहीं था, आज भी नहीं है। मैं एक बात बता दूं, थोड़ा सा आप शायद ना पता हो, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बनते विनयचार्या पर एक नैतिक दबाव बनाया गया कि बनते विनयचार्या ने बहुत दान लिया है, बहुत चंदा लिया है, वो संघ में, वो उसमें फॉर्म में जमा करे। तो मैंने भी कहा कि बनते विनयचार्य बात बिल्कुल सही है, अगर आंदोलन के लिए पैसा लिया है तो जमा करो। तो उसने कहा बनते जी मैं तैयार हूं, बताओ कब जमा करना है। तो एक दिन बनते विनयचार्य भी बैठे थे, मैं भी, बनते प्रज्ञाशील भी, और आकाश लामा भी। ध्यान से सुने मेरी बात को सर। एक सवाल बस एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आपने पूछा नहीं है। तो बनते प्रज्ञाशील ने कहा कि विनयचार्य तुमने चंदा इकट्ठा किया है, नागपुर से एक उपासक ने तुम्हें दान दिया है, उसका मेरे पास फोन आया था, वो पैसा यहां जमा करो। तो बनते विनयचार्य का जवाब था, मैं उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूं, उसने कहा बनते जी एक ही आदमी चंदा दिया मुझे। तो बनते जी ने कहा हाँ मेरे पास एक की सूचना है। तो विनयचार्य ने कहा कि मैं 4 जगह से लेके आया हूं, नागपुर से लेके आया हूं, मुंबई से लेके आया हूं, यवतमाल से लेके आया हूं, और गाजियाबाद से लेके आया हूं, और चारों जगह से मैंने वीडियो बना करके पैसा लिया है। इस बात को समझिए, चारों जगह से मैंने वीडियो बना के पैसा लिया है। मैं वो सारी डिटेल आपको सौंपता हूं, अब लेना है तो अब ले लो, बाद में लेना तो बाद में ले लेना। बस मेरी 2 शर्त हैं। पहली शर्त तो ये बुद्धिस्ट फोरम आज तक कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ है वो अकाउंट मेरे सामने दिखा दे और मैं तुरंत पैसे जमा करवा दूंगा। दूसरी बात, इस धरने के लिए, इस आंदोलन के लिए जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में कौन कौन है, क्या मेरा नाम है या नहीं है, मुझे बता दो। शामिल करो ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे नाम का पता होना चाहिए कौन है कौन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बनते करुणाशी राहुल हैं। मैंने कहा मुझे तो आज तक नहीं पता लगा,
मैं तो 2.5 महीने से बैठा, मुझे आज तक नहीं पता लगा कि मैं कमेटी में तो मुझे दिखा दो। तो देखा भी ये भी नहीं मान रहा, ये भी नहीं मान रहा। उसके बाद मीटिंग खत्म हुई और आज तक बनते बिनाचार्य से उन्होंने पैसा नहीं मांगा। सवाल बनते बिनाचार्य पर नहीं था, सवाल जब उन पर आया तब बिनाचार्य को फंसाया गया। बंटी जी, आपके ऊपर भी एफआईआर की है, आप क्या पे कारण चोरी का था? आरोप लगा सर, आपके ऊपर भी मैं बिना एफआईआर के सुनिए, चीवर चुराने का चीवर बंद है। नहीं, लाइव वीडियो लाइव में वो कह रहे लामा चोरी का आरोप लगा। संत प्रज्ञाशील जी चम्मच ले गए, प्लेट ले गए, चीवर ले गए। आज तक हमने बनते प्रज्ञाशील को चम्मच से खाना खाते नहीं देखा। चम्मच खरीदी नहीं की तो चोरी कहां से करूंगा? और कटोरी कहां से आ गई, प्लेट कहां से आ गई? कागज की प्लेट में खाना खाते थे, खाना खाते खाते गल जाती थी। सुनिए, जो कागज की प्लेट में खाना खा रहे हो, बिना चम्मच के खाना खा रहे हो और चम्मच चोरी का आरोप लगाएं तो उन्हें पूछना चाहिए स्टील की